अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। पीटीआई के हवाले से कुछ अच्छी खबरें उनको मौसूल हो रही हैं, तो कहीं दूसरी तरफ इंटरव्यूज़ जो हैं वो भरमार की सूरत में होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दफ़ा फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से और इंकशाफात के हवाले से ऐसा लगता है वादा माफ गवाह बनने का जो सिलसिला है वो बजरिया इंटरव्यूज़ आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक फैसला जिसके ऊपर पीटीआई अब समझते हैं कि उनके स्टैंड्स की एक तरह से उनको दूसराहट हुई है और उनको फोकियत मिली है और काफ़ी उससे उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, वो है साइफर ट्रायल के हवाले से होने वाला मामला। बिलाशुबा अगर ये तमाम तर केस, ये तमाम तर जो ट्रायल है वो जेल में चल रहा था, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट विजिबल टू एनी ऑफ आवर आइज। और इसी की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो प्ली थी इस मामले में ले रखी थी, उस मामले पर जो महफूज हुआ वह फैसला था, वो उसका चूँकि तहरीरी और तफसीली तौर पर वो जारी किया गया है, तो उसमें सुनिएगा कि उसके चीदा कुछ नुकात देखते चलते हैं और फिर उनको कुछ को रिलेट करते हैं इन होने वाले इंटरव्यूज़ के मौसम से। साइफर ट्रायल में नाजरीन, साइफर ट्रायल के खिलाफ अपील का तहरीरी फैसला जारी, ट्रायल कलादम करार दिया गया, जैसे कि ये शॉर्ट ऑर्डर में भी बताया गया था। फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दिया। फैसला 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जब ये इसका तहरीरी तौर पर इसको एलैबोरेट किया गया है। जेल ट्रायल में ओपन कोर्ट या इन कैमरा कार्रवाई के कानूनी तकाजे पूरे करने की सूरत में जेल ट्रायल हो सकता है। फैसला जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल से मुतालिक 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर और 3 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी करार दे दिए गए। ट्रायल कोर्ट के जज को जुडिशल ऑर्डर के बगैर काबीना की मंजूरी से जारी जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन की भी कानूनी हैसियत नहीं है, ये भी फैसले में दर्ज है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती का 27 जून का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक दुरुस्त है। फैसला जेल ट्रायल खत्म, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का भी हुक्म दे रखा है। नाजरीन, ये पूरा वो मामला है जिसके ऊपर पीटीआई ने खासी अपनी होप्स जो हैं वो पिन करके रखी हैं और इसको जैसे कि रऊफ हसन साहब जो नए सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, वो कहते हैं कि इसको एक बहुत बुरे हालात में इसको उम्मीद की नई किरण माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो क्रिटिक्स हैं पार्टी के, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक के बाद एक, यके बाद दीगरे जो इंटरव्यूज़ हैं वो आने वाले दिनों में लीगली स्पीकिंग भी और पॉलिटिकली स्पीकिंग भी बहुत सख्त किस्म के प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं पूरी की पूरी पार्टी को। और ये कहा जा रहा है कि गोया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये मामला ओपन कोर्ट में या अगर जेल ट्रायल से उनको निजात मिल जाती है तो इस पूरे केस में कुछ रखा ही नहीं है और ये फ्रिवलस है टू स्टार्ट ऑफ विद। अब किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है लीगली स्पीकिंग तो यकीनन ये वक्त बताएगा, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग हम आज ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इस अहम मामले पे रोशनी डालते हैं कि अब जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या फिर साइफर केस में और जो पूरे ट्रायल को कलअदम करार दिया है बाकायदा तौर पर अदालत ने, वो कुछ प्रॉमिसिंग फ्यूचर लेके आएगा। गिवन द फैक्ट, इसको एक और चीज़ से जोड़कर और हिंज करके देखते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तो चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से जो बयानात की भरमार आ रही थी और जो बार बार वो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर एतराज़ात उठा रहे थे, वो अपनी जगह बात मौजूद है। और दूसरी तरफ इसमें इजाफा मजीद इस तरह से हो जाता है कि को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया है जो कि अभी नशर होना है और उसमें भी नाजरीन सिमिलर बातें की जा रही हैं, बल्कि उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इत्तेहाद करके भी जो है वो एक ऑफर की गई थी, एक प्रपोजिशन जो है इन 2 जमातों के आगे रखी गई थी। तो जो इंकशाफात का सिलसिला है और जो बारिश है, भरमार है, वो जारी है। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ और थोड़ा ओरिएंट करने की सियासी तौर पर कोशिश करते हैं इस गुफ्तगू को। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की आई थिंक सबसे फाल माशाल्लाह आप स्पीकर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। वेरी वार्म वेलकम आपका डॉक्टर साहिबा।
सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ, और तमाम तर बात पे अपना बड़ा माशाल्लाह बेबाक और बरमला मौक़िफ़ हमेशा से रखते आए हैं, आज भी रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद सेनेटर साहब, वेरी वार्म वेलकम। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आई एम बीइंग टोल्ड, मुझे PMLN से शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका भी इसमें जो राय है वो बहुत अहम रहेगी। ज़ाहिर है क्योंकि आज मियाँ साहब ने बहुत ज़रूरी तकरीर भी जो है की है, उन्होंने भी वहाँ बहुत सारी बातें की हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ पहले आती हूँ, आई टर्न टू द लेडी फर्स्ट। ये बताइएगा कि अब ये तमाम मामला खाबर मानिका का इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ से जो बात है, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र किया जिनके ऊपर आप भी पंजाब में, जैसे फरा गोगी साहिबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बारे में आपने भी बड़ी पहले की सारी बातें कर रखी थी। आपको क्या लगता है, आप मजीद वैलिडेट हो गई हैं, या दूसरी तरफ ये जो इनका मौक़िफ़ है इसमें भी कुछ दमखम है कि ये कहते हैं भाई ये 6 साल का मामला पुराना है, आपको अब ख्याल आ रहा है 6 साल बाद जब चिड़िया चुग गई खेत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, आपका शुक्रिया। देखिए, पहले तो आपने साइफर पे बात की है। साइफर का एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कि उसका लीगल एस्पेक्ट है। जो लीगल एस्पेक्ट है उसके अंदर जो टेक्निकल बेसिस पे उस ट्रायल को कलअदम करार दिया गया, उसके कंटेंट की बेस पे नहीं किया गया कि ये जो हकायक से बरक्स है, या ये इसकी लीगल वैल्यू क्या है, या सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है या नहीं, अभी उस पर डिटेल से डिबेट डिस्कशन हुई नहीं। हाँ, उसके साथ जो कंडक्ट था उस कंडक्ट पे एतराज़ हुआ है, और वो कंडक्ट टेक्निकल गलती थी, और मैं समझती हूँ कि ये मिनिस्ट्री लॉ ने जो ब्लंडर किया था वो डेफिनेटली उस केस पे बज़ाहिर उसके असरात तो रूनमा हुए हैं, लेकिन उस केस की जो अल्टीमेटली इन कैमरा हेयरिंग और ब्रीफिंग के हवाले से उसका ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है, वो कहीं ना चेंज होगा, और ना उस हवाले से जो उसके मदरजात हैं उस पर कोई असर पड़ेगा। आपको लगता है कि केस के क्रेडेंशियल्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हुई है वो नहीं पड़ेगा ना, वो उसकी कुछ टेक्निकलिटीज पे जो डेट और उसके साथ जुड़ा जो उसको कंडक्ट पे चैलेंज किया हुआ था कि ये इनसाइड द कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इन कैमरा हो या इनसाइड द कोर्ट हो, वो जेल ट्रायल हो या उसका एक स्पेसिफिक किसी कमरे में अदालत लगाई जाए, वो तो सारी चीज़ें जो है वो गवर्नेंस और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी ख्वाहिश और मंशा और जो आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट करना होता है किसी भी कैदी को उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ओवरऑल वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए। तो ये तो आने वाले दिनों में 2 हफ्ते में ये दोबारा से, अच्छा, ये आप कहते हैं ये दोबारा डेफिनेटली दूध पानी का पानी, और वैसे ही इनके लिए मसला ही है, कोई आसानी की उम्मीद ना रखी जाए। ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाएगा, और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाएगा। सही। दूसरी बात और करना चाहिए, क्योंकि इस पे किसी जगह पे भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कहीं पे भी कानून या आइन या उसके साथ जुड़े जो दर्जात हैं उसको कहीं बाईपास किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की उस इंटरव्यू की, उस इंटरव्यू के अंदर देखें कुछ उसके अंदर पर्सनल अटैक्स हैं, कुछ उस इंटरव्यू के साथ उस वक्त के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था उसको अब्यूज़ ऑफ पावर एंड मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट किया गया, और फिर कहाँ वो कुछ बाइंडिंग्स और टाइज और उनका जो है वो गलत एसोसिएशंस और ओनरशिप, तो ये सारी चीज़ें जब हम मिला के देखते हैं तो ये कोई इतना हौसला अफजा और हमारे माशरती निज़ाम के अंदर कोई इतना इनकरेजिंग साइन नहीं है कि ऐसे इंटरव्यूज़ पब्लिक हों, और ऐसे इंटरव्यूज़ हम फैमिलीज में बैठ के देखें जहाँ पे चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है वो इस तरह से पमाल हो, और फिर एक हस्बैंड बेबसी की तस्वीर बन के वो कौम को ये दास्तान बयान कर रहा हो कि मेरी बीवी जो थी मेरी मर्जी के बगैर फलां शख्स के साथ उसके ताल्लुकात थे। उसके अपने करैक्टर पे भी बहुत सारे सवालिया निशानात आते हैं कि उस शख्स ने यहाँ इंसान इज़्ज़त और गैरत के लिए जीता है, और वो कैसी इज़्ज़त थी कि जिसको पाने के लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और इसको छुपाए रखा। तो बहुत सारी उसके अंदर, तो आप कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको लगता है कि ये पीटीआई का मौक़िफ़ सही है कि वो ये कहते हैं कि ये इनको 6 साल बाद क्यों ख्याल आया? आप कहते हैं उस शख्स के अपने ऊपर भी बड़े सारे सवालात उठते हैं, और कोई प्रॉब्लमैटिक आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर उनके लिए हो सकता है?
क्योंकि ये सवाल गोया फिर भी आपके ख्याल में ज्यादा हावी रहेगा कि 6 साल बाद इनको ख्याल आया ये बातें करने का? देखिए, बात ये नहीं है वो 6 साल की बात हो, 6 महीने की, 6 हफ्ते या 6 सेकंड और मिनट्स की हो। बात ये होती है कि आपने जब उस इंटरव्यू के कंटेंट आपने सुने तो वो रियलिटीज़ तो हैं, उसके अंदर कोई अबहाम या कोई झूठ नहीं है कि भाई वो जो कुछ उसने बताया वो हकायक हैं, लेकिन वो हकायक को बताने की टाइमिंग्स ठीक नहीं है। सही। वो हकायक अगर उस वक्त बताते वो तो वो सारे हकायक जो थे उनकी स्ट्रेंथ बनते। इस वक्त जब वो बता रहे हैं तो वो हकायक उनकी वीकनेस है। मेरा कंसर्न ये है कि जब हमारे माशरे के अंदर हम गैरत का तकाजा ये होता है कि किसी मर्द को ये पता हो कि उसकी बीवी जो है वो शरई तौर पे उसके दायरा इख्तियार की बजाय कहीं और वो उसके ताने बाने जुड़ रहे हैं, तो वो मर्द जो है वो इतनी शराफत से चुप साध के घर नहीं बैठता और फिर उस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं बन जाता, और फिर ना ही उसके जो बेनिफिट्स ट्रांसफर हुए। ये बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, वो पाक पतन वाले मामलात और वो सारी चीजें हमें याद हैं। एक बहुत बड़ा वो दे वर द बेनिफिशियरी ऑफ दैट इवेंट और एसोसिएशन और बॉन्ड जो उनका बना, ठीक है, सारे फायदे गोया आप कहती हैं कि लिए गए हैं। एक सवालिया निशान है कि जो को बेनिफिशियरी था उसको बहुत देर की मेहरबान आते आते ये चीजें जो हकायक उन्होंने बयान की है, एक एक लफ्ज सच है, एक एक बात हकीकत है। अच्छा, आप कहती हैं कि सच्चाई में फिर भी निशानदेही की वो हकीकत से जुड़ी है, लेकिन बहरहाल के आप कहती हैं कि उसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, और मैं मामला आगे ले जाती हूँ फिरदौस साहिबा, ये बहुत अहम बात आपने की है। टाइमिंग्स गलत हो गए ना। हाँ, टाइमिंग्स का प्रॉब्लम है जी। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं, आप टाइमिंग्स पे तो इख्तलाफ कर सकते हैं, जरूर करें, हम सारे भी कर रहे हैं कि जी आप बेनिफिट भी करते रहे, आप को बेनिफिशियरी भी थे जैसे कहा गया, लेकिन हकीकत में वो कहती हैं कि कोई अभाव नहीं है, नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट। सेनेटर साहब देखिए, मैं 2 चीज़ें हैं। पहले आपने एक बात की साइफर की, फिर दूसरी आपने बात की एक फैमिली के इंटरनल अफेयर्स में जिसमें 2 या 3 मेन कैरेक्टर्स अगर मैं उनको देखा जाए तो उस लिहाज से, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 मर्दों का कैरेक्टर है और एक औरत का कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये याद रखिए कि जब हम इस्लाम को लेकर चलते हैं तो मैं क्या कह सकते हैं, उलमा में से नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दिमाग में है, और चूँकि डॉक्टर साहबा एक फ़ीमेल हैं और उनको पता होगा कि ये जो इद्दत का टाइम है, इसका टाइम महीनों के लिहाज से नहीं, इसका टाइम बेसिकली जो औरत के जो पीरियड्स होते हैं उससे ताल्लुक़ होता है। इट कैन बी 6 वीक्स, इट कैन बी 3 मंथ्स, इट कैन बी मोर, यू हैव टू हैव 3 ऑफ देम। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आप ठीक है, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं, तो आप मैं आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी आप कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है और अकल वालों के लिए इसमें इशारे हैं। आपने इस्लाम को समझना है, आपने उसको रटना नहीं है। आप उसमें समझ बूझ हासिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या चीजें फितरतन डाली हुई है और क्यों डाली हुई है। जब आपके ऊपर कहा हुआ है कि इद्दत का पीरियड है, तो इद्दत का पीरियड मीट अच्छा नॉर्मली 28 डेज होता है हर एक का, लेकिन किसी का कम होता है, 3 वीक्स होता है, किसी का 6 वीक्स होता है। तो इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऑल यू नीड इज 3 वीक्स। और इसमें भी इस्लाम के लिहाज से औरत की गवाही काफ़ी है, किसी और की गवाही की ज़रूरत नहीं है। पीरियड, इसके बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, आप लोगों को शौक है, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू कराने हैं तो मेरे ख्याल में एक इमरान खान के वो शेरू का इंटरव्यू रह गया, वो भी लाके करवा लो। उसको बुला के कह दो कि यार कितनों पे भोंके थे, कितनी देर भोंके थे, कौन आया था कौन नहीं आया था, आपको पता चल जाएगा कि किसी की कमीज सुंगवा दो कि भाई इस पे भोंके थे नहीं भोंके थे। ये एक चीज रह गया, बाकी तो आपने हर एक का इंटरव्यू कर लिया, ठीक है। सो दैट्स पीरियड, मैं उसके ऊपर और इस पे डिस्कशन नहीं करता, इट्स नॉट वर्थ डिस्कसिंग इट। एक मिनट है जाए, लेकिन मैं साइफर पे बात करूंगा, मैं साइफर पे बात करूंगा। मैं सेनेटर साहब अलाउ मी, मैं आप साइफर पे तफसीली बात करेगा, डॉक्टर साहिबा भी और दानियाल साहब भी अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हाँ, नहीं आप ही की टर्न है, मैं आऊंगी भी आपकी तरफ, दानियाल साहब भी। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, आप बिल्कुल तफसीली तौर पे साइफर पे फिर आप इलैबोरेट कीजिएगा आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन,
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बहुत दिलचस्प नुकात उठाए हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने। अच्छा आप सर, आप साइफर केस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो भी ज़रूर उस पर अपना तबसरा फरमाएं, लेकिन इतना इजाफा ज़रूर कर दें कि इसके ऊपर फिर ये बात करना दूसरी तरफ से इस कदर रिएक्शन आ रहा है। मियाँ साहब ने आपको पता है रिएक्ट करते हुए कहा है कि भाई ये सारे अगर मामलात थे तो आप रियासत मदीना का तो नाम ना लेते। देखिए, रियासत मदीना का नाम लेना अच्छी बात है। कोई शख्स भी कह सकता है कि मैं रियासत मदीना के तर्ज पे चीज़ बनाना चाहता हूँ। ही कुड बी एनीवन। अगर वो बहुत अच्छा प्रैक्टिसिंग मुसलमान ना भी हो तो उसको हक हासिल है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, देखें जब आप उठाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि ठीक है, आप हमें ये बात बताएं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर थे आपने एक फॉरेन जर्नलिस्ट के ऊपर लाइन क्यों मारी? जब आप उन्होंने आईफोन उन्होंने कहा था मैं तुम्हें ख़रीद के देता हूँ। ये चीज़ें भी हैं, सब कुछ हैं, किताबों में लिखी गई हैं। जब इनको निकाला गया था, प्राइम मिनिस्टर करप्शन के निकला था, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से क्या क्या मवाद निकले थे, चीज़ें निकली थी, वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। वो तो हेयर से, वो तो देखिए ना, हेयर से नहीं, सारी चीज़ें हेयर से है ना। मैं आपको मैं इंटरव्यू बहुत लोगों ने दिए है। इंटरव्यू हमजा शहबाज की वाइफ ने भी इंटरव्यू, अभी उसके ये मरियम सफदर की, मरियम नवाज की बेटे की बीवी ने भी। देखिए, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस थिंग्स, दे आर नॉट वर्थ गेटिंग टू। हर एक के फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके मेरे हर एक के घर में इश्यूज हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दोस इश्यूज, ठीक है ना। उसमें ये एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी है। दो चीजें हुई हैं, एक औरत ने अपना इद्दत का बता दिया, पूरा हो गया, एक बंदे ने तलाक दे दिए, एक बंदे ने निकाह कर दिया, दैट्स पीरियड, एवरीथिंग इज फाइन, नो वरीज, आगे निकले। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है साइफर का। साइफर में सबसे पहले सवाल ये हो जाता है, साइफर को डिकोड करने की ताकत किसकी है? दो बंदों की हो सकती है। अगर वो फॉरेन ऑफिस का है तो फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है, और या फिर प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। इन दो के अलावा तीसरा बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, उसके अलावा क्या खाली लहराने के ऊपर इसका मतलब है हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, तीसरी बात ये है, उस साइफर के अंदर चीज क्या थी? साइफर के अंदर बात ये हुई थी जिसको नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 दफा हुई थी, उसमें एक बात तय हो गई थी दोनों दफा कि इसके अंदर मदाखलत हुई। अच्छा, अब सुन ले What do you mean by मदाखलत? मदाखलत का मतलब ये है, मैं इस कमरे में आता हूँ, यहाँ पे तोड़ करके चला जाता हूँ। क्या मैं जब इधर आऊंगा मैं उससे पहले प्लानिंग नहीं करूंगा? उस प्लानिंग नहीं करूंगा, उस प्लानिंग को, मैं ये मामला ज़ाहिर है आगे ले जाती हूँ। सबके मौक़िफ़ आए इस पे। फिरदौस साहिबा भी इस पे बात करना चाह रही है। भाई साइफर में वो कहते हैं ऐसे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? जी दानियाल चौधरी साहब आप बताइएगा। वो कहते हैं भाई ये कोई एक रूल ऑफ थंब आप रखें कि भाई इस पॉइंट पे आप किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, सियासी अटैक्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी के ऊपर बात होगी तो फिर दूसरों के भी जो खुदा ना खास्ता घरों में खवातीन है उनके ऊपर भी बात करेंगे उस तरह से। ये एक रिबटल बहुत अहम तौर पर दिया जा रहा है कि एक नहज होती है उसको बिल्कुल हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी वैसे की वाली बात की कि 6 साल बाद ये तमाम चीजें मंजर आम पर आना उस बंदे के अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। व्हेन ही वाज द प्रोक्लेम्ड को-बेनिफिशियरी ऑफ द एंटायर मैटर। देखिए, बात सुने, ये जो बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे बताएं कि तब ये इनको बैलेंस भूल गया था जब मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी को जेल, उनको अपने वालिद को मिलने आई थी तो उनको अरेस्ट करके बंद कर लिया था? या तब भूल गए थे कि जब कुलसूम नवाज साहिबा अपने डेथ बेड के ऊपर थी तो मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने बात नहीं करने दी और मना करते थे कि इनसे बात नहीं करनी और उनको ना बात करने देनी है? देखें, ये क्या नाम है, इन्होंने जो इन्होंने पाकिस्तान में एक पाकिस्तान में हिस्ट्री रख के गए हैं, पाकिस्तान में जो नफरत के बीज बिछाए हैं इन्होंने और बीज डाले हैं, वो पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। ये बीज जो है ना कोई बो सका और ना आज तक किया। ये 70 की दहाई में, 80 की दहाई में हम ये मुल्क से बहुत आगे निकल आया था। इमरान खान की जो सोच है उसकी अक्कासी जो है वो 9 मई का वाकया करता है। उस सोच की अक्कासी वो जहाज, शहीद के जहाज को आग लगाना करता है जो इन्होंने अपने लोगों की ट्रेनिंग की है। इस सोच की अक्कासी कायदे आज़म के बिस्तर को और कायदे आज़म के कागजों को, जिनके अपने हाथ से लिखे हुए लेटर्स थे, उनको आग लगाने से की है। ये इनकी हकीकत है और आज ये लोगों को सिखाएं और आज ये लोगों को बताएं कि मुल्क को किस तरह चलाना है और लोगों में किस तरह नफरतों के बीज नहीं डालने।
ये बीज अब दरख्त बन चुके हैं। वही दानियाल साहब, वैसे बात है, देखिए हम इन तरह के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर रहें, वो इनका जवाब भी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये बात की जा रही है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं खावर मानिका साहब के इंटरव्यू पे, क्योंकि आई थिंक आप इनिशियली हमारे साथ नहीं थे, शायद यू कुडंट कैच अप ऑन द मैटर। वो उस पे कह रहे हैं कि भाई इस तरह के तो आप नहज पे ना जाए ना अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अटैक करने के लिए। खावर मानिका तो ना हमारी किसी जानने वाले की खावंद है, ना हमारी किसी जानने वाले के रिश्तेदार हैं। जिनके रिश्तेदार हैं, जिनको मसला है, उनकी पार्टी उसका जवाब दे सकती है। ना मैं जवाब दे सकता हूँ, ना फरदौस आशिक अवान साहिबा जवाब दे सकती है। लेकिन हमारी सियासत में बहुत ज्यादा गंद है, लेकिन एक चीज का हमेशा तकद्दस रहा, वो चादर और चारदीवारी का, वो माँ बहन बेटी की इज्जत का, और उनको सियासत और गंद में ना घसीटने का। अगर बहुत सही बात। दरवाजे जो खोल दिए हैं, वो अल्लाह का शुक्र, जो मेरे भाई हैं, इनकी जमात के लीडर इमरान खान साहब, वो इन सब चीजें कर चुके हैं, करवा चुके हैं और वही करा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिनका ताल्लुक है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, उनकी बेगम दे सकती हैं, ये दे सकते हैं, इमरान खान दे सकते हैं। हम तो बात कर रहे हैं इस मुल्क को। देखिए आज जो पाकिस्तान के साथ साइफर के साथ जो उन्होंने सियासत की, क्या अवाम भूल गई है किस तरह पार्लियामेंट को तोड़ दिया था इन्होंने, किस चीज के ऊपर, एक साइफर का कागज लहरा के, और आज ये बातें कर रहे हैं कि हमारे पास डिकोड करने की चीजें नहीं थी, ये नहीं थी। इन्होंने मुल्क को लेके चले गए थे एक मार्शल लॉ की तरफ। ये कहते थे कि यहाँ मार्शल लॉ लगे या क्या नाम है, इमरान खान वजीर आजम हो। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए आज तक नहीं सोचा, अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, अपनी जात की बात करते हैं, और अपनी जात इनको इतनी वो है कि अगर ये कहते हैं कि मैं हूँ तो ये मुल्क है, मैं हूँ तो ये सियासत है, और मैं हूँ तो पाकिस्तान है। और वो आपने देखिए 9 मई के वाकयात, इन्होंने मुल्क में सिविल नाफरमानी की जो लहर चला दी थी, मुल्क के इदारों को। नहीं, ये बात सही है दानियाल साहब, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ पीटीआई तो नहीं है जो आपके ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, अब तो आपके पुराने इत्तेहादी बिलावल साहब, वो भी बरमला सबसे आगे और सबसे वोकल होकर ये वाली बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बात मैं आपको सुनाऊंगी। बिलावल की मैं आपको वजह बताता हूँ उनकी देखिए बात सुने। जब आप क्या मुल्क का बेरोजगार जो बिजली के बिलों से तंग आया हुआ है, जो महंगाई से तंग आया हुआ है, जो पाकिस्तान से उम्मीद छोड़ चुका था, अगर उसकी उम्मीद की किरण बिलावल होते तो शायद बिलावल बहुत वाह करते। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, वो तो आप एक सियासी एक दूसरे के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना कि किरण मियां नवाज कौन ज्यादा बेहतर है सियासी तौर पर या गवर्नेंस के एतबार से, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई सियासी इंतकाम लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने आप को आपके इत्तेहादी होते हुए डिटाइल पूरे मामले से। सुनिए उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली। पीडीएम का हुकूमत था 18 महीने कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। इनका इरादा ये है कि जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो पीटीआई का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां है उस पे वो तराए, इंतकामी कार्रवाई करे। राइट जी, आपने सुना दानियाल साहब ये कह रहे हैं, इसका जरा क्विकली जवाब दें, मैं फिर फिरदौस साहिबा की तरफ जाऊं। आपको सियासी इंतकाम से फुर्सत ही नहीं थी, आपने क्या खिदमत करनी थी अवाम की? मुझे बात बताएं कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कोई लफ्ज, वो एक स्टेटमेंट था। जब स्टेटमेंट मैच जीत के निकल रहा होता है ना, तो उसकी बाल जो है ना हवा में ओढ़े होते हैं, उसकी नजरें ऊपर होती हैं और बल्ला लेके आगे चल रहा होता है। मियां साहब की वो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि मैं सबको गले लगा के चलाऊंगा, हम अपनी सियासत को पीछे छोड़ेंगे और मुल्क को आगे लेके जाने की बात करेंगे, हम मफाहमत की बात करेंगे, हम पाकिस्तान को वापस। ठीक है, वो यही बात कह रहे हैं कि इसकी झलक आपके 18 माह के अदवार में भी नजर आनी चाहिए थी। आप इस पे मजीद इलैबोरेट जरूर कीजिएगा, लेकिन जहाँ छोड़ के गए थे वहीं हम लेके गए थे। हमने तो ना नफरत के बीज बोए हैं, ना नफरत की सियासत की है, ना हमारा ये वतीरा है। हम इंशाल्लाह बिलावल साहब थोड़ा सा अगर दिल बड़ा करें तो इनको भी इनका हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल आपसे ही तो नहीं मांगना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये बड़ी अहम बात आपने की है, आपने कहा कि हिस्सा मिल जाएगा। फिरदौस साहिबा, तो हमारी डॉक्टर साहिबा फट जाते हैं। खाली लोग ये उनसे पूछे कि आपने 15 साल में खाली कराची की रोडिंग बना देते, भाई मेट्रोज और तो छोड़ दें। ठीक है, इस हवाले से आज मियां साहब ने भी कुछ इजहार ख्याल किया है, उस पर भी बात करते हैं। बट फिरदौस साहिबा, ये जो निशान भी नहीं दिया जा रहा है, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो गए, उनको भी नहीं माना जा रहा है। मुझे याद पड़ता है कर्नल हाशिम डोगर आपके कॉलीग हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, उन्होंने कुछ रोज पहले शायद ये प्रिडिक्शन दी थी कि बल्ले का निशान आइंदा आने वाले दिनों में नहीं होगा। तो आप भी बहुत माशाल्लाह दूरंदेश सियासतदान हैं, बहुत टाइम से आप सियासत को देख रही हैं, आपको भी यही लगता है कि इनके साथ यही होगा कि बल्ले का निशान नहीं होगा आगे आने वाले इलेक्शन में, या ये कह रहे हैं कि भाई हमने करा लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अब क्या आप जान लेंगे हमारी?
मोना, इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि डॉक्टर हमारे भाई भी हैं और सेनेटर होते हुए चूँकि इनकी खिदमात की सिले में इनको सेनेटरशिप मिली, और वो खिदमात जो है वो ये ख़ुद बेहतर बता सकते हैं कि आवाम के साथ जुड़ी वो कौन सी ऐसी खिदमात थी, इस मुल्क के साथ जुड़ी कौन सी ऐसी खिदमात थी जिस पे मेरे भाई को वो इज़्ज़त और तौकीर दे के सेनेटर बनाया गया कि आज वो नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के कौमी चैनल पे बैठ के वो इस किस्म का दर्स दें जो आपकी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ में कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी मेडिकल लैंग्वेज जितनी मर्जी हम पढ़ लें, लेकिन हमें उस पर बात करने में एहतियात इसलिए करनी चाहिए कि बहुत सारे हदूद हैं, दायरे हैं, कहाँ वो बात करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। और जो डॉक्टर साहब का मसला है, चूँकि वो यूरोप उधर रहे, अमेरिका में, वहीं इनकी ज़िंदगी गुजरी, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के अंदर जो असल प्रॉब्लम आया ना हमारे पीटीआई को, वो आया कि जो लोग खान के कान, आंखें और बाजू बने, वो अक्सरियत या स्ट्रीट बॉयज़ थी, या वो अंडर 19 टीम थी, या वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल से उनका लेना देना कोई नहीं था। वो हमारे सोशल कल्चर रिलीजियस वैल्यूज से किसी तरह भी अटैच नहीं रहे, और वो यहाँ आके जिस पाकिस्तान की जिसको प्लीड करते रहे या जिसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जदोजहद करते रहे, उन्हें खुद कन्फ्यूजन थी कि वो कौन सा पाकिस्तान जहाँ खड़े हैं वहाँ पाकिस्तान के अवाम के मजाज क्या है, यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ सूरत हाल की संगीनी क्या है, और अल्टीमेटली अच्छा ये आप कहती है डिटैचमेंट जो है इनके गले पड़ गई और इन्होंने उन लोगों को आप कहती है मौका दिया। जो अल्टीमेटली जो आपने देखिए डॉक्टर साहब जैसे लोग, ये वक्त आ गया पीटीआई पे कि उन्होंने आके अब पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी करनी है और कौम को बताना है, जो आज तक उन्होंने मिनरल वाटर के अलावा नीचे ग्रास रूट लेवल पे जाके किसी पब्लिक के किसी इशू से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं रहा। तो आज वो पब्लिक में आके लेक्चर दे रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे लेके चलने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो बात आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कर रहे हैं, तो देखें ये एक क्या इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं है। अगर आपने रियासत के अंदर रह के सियासत करनी है तो रियासती इदारों का एहतराम भी आप पे वाजिब है। वही इदारा जो है, अगर वो रियासत का इदारा अदलिया है और अदलिया साइफर को स्ट्राइक डाउन करती है, उसको कलअदम करार देती है, तो उस पर तो आप बगले में जाते हैं। अगर दूसरा इदारा जो है रियासत का, वो आप 3 डेट्स आपने 3 लेटर लगाए हैं उस पर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 तारीख को हुआ, नहीं जी 10 को हुआ, नहीं जी 15 को हुआ। ये इलेक्शन कमीशन का कसूर है, ये उन लेटर लगाने वालों का कसूर है। हाँ ठीक है, आपने बेसिक आर्गुमेंट ये कहा है कि रियासती इदारों में फिर सब पे क्या तो एतमाद करना है कि भाई एक डेट आप बताएं। हाँ। कि एक डेट, क्योंकि वो इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये उसको कहते हैं मतलब आम फहम ज़बान में कि जी मीठा मीठा हपा और कड़वा कड़वा चीज़ों की पॉलिसी बात की कि जमात के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, क्योंकि हुई है जिस जमात के मोना एक मिनट मेरी बात सुन लें कि जो जमहूरियत है वो सोच के साथ रिफ्लेक्ट करती है, वो अमल के साथ रिफ्लेक्ट करती है। आपका कंडक्ट और आपकी जो माइंड सेट है वो उसके एंटी हो। आप अपनी जमात के अंदर इलेक्शन ना करवाएं और वहाँ अमरियत और बाहर आप इलेक्शंस की बात करें, ठीक है, वेरी फेयर। आप बुत परस्त बन जाए, बुत बन जाए कि आप मुझे पूजें और जो मुझे नहीं पूछता वो जमात में रहेगा। मुझे इनके जरूरी जवाब देंगे, लेकिन मुझे साथ साथ ब्रेक का भी चूंकि कहा जा रहा है, मुझे इजाजत दीजिएगा। ब्रेक पे नाज़रीन चलती हूँ, फिर यहीं से आगे बढ़ाती हूँ बात को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन जी। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं, सेहत इल्ज़ाम बहुत संगीन है, ख़ास तौर पे आप पे, डोंट माइंड मी सेइंग। वो कह रही हैं कि आप जैसे जो लोग हैं जो बाहर ज़्यादातर जिन्होंने बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजारी है, वो बिल्कुल वो डिटैच्ड हैं पाकिस्तानी कल्चर के साथ, सोशो इकोनॉमिक्स के साथ। यही प्रॉब्लम बनी और गले की हड्डी बन गई जो चेयरमैन पीटीआई खान साहब को आज भी भुगतनी पड़ रही है। देखिए वो बिल्कुल सही कहती है। मेरे जैसे लोग जो है ना वो वाकई इधर की पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट है, क्योंकि यहाँ पे
पॉलिटिक्स में उस किस्म के लोग हैं जो बेसिकली नालायक थे, कभी आगे पढ़ नहीं सकते थे, तो वो पॉलिटिक्स में चले गए। मतलब जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, पिछले 17 साल से मैं एक पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, उस पार्टी के लिए काम किया है। मैं इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट से लेके मैं इंटरनेशनल सेक्रेटरी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट किया है, हर जगह किया है, जीता भी हूँ, सब कुछ किया है। जिस वक्त मतलब मेरे लिहाज से आई विश के डॉक्टर साहब ऐसी बातें ना करती मेरे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर, क्योंकि जब मैं उसका कोई जवाब दूंगा इट विल बी शार्प, प्रिसाइज एंड लीथल। तो जब ये पॉलिटिकल विंडो शॉपिंग कर रही थी ना, फ्रॉम क्यू लीग टू पीपल्स पार्टी टू मुस्लिम लीग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू IPP और पता नहीं आगे कितनी और जगहों पे हैं, सो मैं एक ही जगह पे खड़ा था, एक ही पार्टी के साथ था, सही और गलत में एक जगह पे था मेरा, क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अच्छा, मैं which is why they don't like us, which is why इनका ख्याल ये है कि अगर आप यहाँ से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, आपको किसी ने कह दिया, वो हाथ पकड़ के कह दिया पुत्र अब उधर चला जाता, आप उधर चले गए, उधर चले गए, और हर एक ने आपको कर दिया। दैट इज नॉट हाउ पॉलिटिक्स इज डन। पॉलिटिक्स इज डन व्हेन यू स्टैंड ऑन योर फीट आइडियोलॉजिकली, गुड और बैड। बहुत अहम बात है आपने की, आपने कहा कि रही बात ये कि क्या मैं मिनरल वाटर पीता हूँ, मैं आज भी मिनरल वाटर नहीं पीता। मैं अगर कभी जा रहा हूँ, जो जग में मुझे दे देता है मैं जग से पी लेता हूँ। मैं आराम से जो रेडी वाला है उससे पकौड़े खा लेता हूँ, मैं हर चीज वो कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी मुल्क की पैदावार हूँ, इसी मुल्क का हूँ। डॉक्टर साहब इतने माशाल्लाह से 17 साल से यहाँ सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले इलेक्शन में किसी हल्के से अवाम के वोट से इलेक्ट हो जाएं और आप कहें सीना तान के कि हम डॉक्टर साहब, आई विश के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर साहब 17 साल से सियासत कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर साहब अब मेरी बात सुन लेना, मुझे जवाब दे देने दे। पॉलिटिक्स करूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी कलीग हैं, आप फीमेल हैं, मैं आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आई विश के PTI मुझे आपके हल्के से टिकट दे दे, ताकि मैं आपके हल्के में आके आपके सामने से इशरत दबोच के आपकी सीट ले जाऊं। सियालकोट से आपके कंपटीशन में इलेक्शन लड़ने को मुझे PTI वहां से टिकट दे दे, और मैं आपके मुंह से निवाला छीन कर ले जाऊं और आप देखती रह जाएं। फिरदौस साहिबा, बहुत जरूरी क्लेम है ये। सिर्फ ऐलान कर दे कि मैं अवामी पॉलिटिक्स करूंगा, मैं पैसे के जोर पे सेनेट की सीटें खरीदूंगा नहीं, मैंने फिरदौस साहबा अगर मैंने आपकी तरह, अगर फिरदौस साहबा मैंने पैसों की सियासत करनी होती तो मैं 2003 में सेनेटर होता। ठीक है नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस, लेकिन बहुत बातें सेनेटर साहब ने चैलेंज किया है कि वो सेम हल्के से फिरदौस आशिक अबान साहिबा के कंपैरिजन में, कंपटीशन में जो है वो PTI की टिकट पे उम्मीद उन्होंने इजहार किया है इसका कि उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। फिरदौस साहिबा ने भी माशाल्लाह वही बरमला तौर पर जवाब दिया है कि वो ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि भरपूर तैयार हैं। खैर वक्त बताएगा, इलेक्शन बहरहाल इस दफा लाइक नन अदर होने वाला है और हमें ये अभी से नजर आ रहा है। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़।